हेलो एवरीवन। तो आज हमारा पहला टॉपिक है टीकेटी बुक का। अगर आप लोगों के पास ये बुक हो तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और इसमें आपको जो फर्स्ट यूनिट है ग्रामर का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रामर थोड़ा सा लेंथी पार्ट है तो हम इसको दो हिस्सों में, दो वीडियोस में डिवाइड कर लेंगे। अभी जो तरीका है इसके फॉलो करने का वो ये है कि आपके पास एक तो ये बुक होनी चाहिए, दूसरी बात आपके पास ग्लॉसरी होनी चाहिए। ग्लॉसरी आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और अगर आप किसी को नहीं मिल रही है तो मुझे वो बता दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और उससे आप एक ग्लॉसरी डाउनलोड करें, उसकी प्रिंट निकालें और उसको स्टेपल करें। इसलिए कि ग्लॉसरी आपको चाहिए टू फॉलो अप दिस बुक। जितने भी टर्म्स और डेफिनेशंस और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो यूज हुए हैं, टॉपिक वाइज आपको ग्लॉसरी में मिलेंगे। तो ग्लॉसरी इज आल्सो योर टीचर, काइंड ऑफ टीचर टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बुक। ये आपको बहुत मदद देगी बुक को टॉपिक वाइज कवर करने के लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन पे आपको स्कैन कॉपीज जो हैं, लाइक दिस इज द स्कैन वन। इसमें आप इट इज ठहरे, मैं जरा मार्कर को दुरुस्त कर लूं। सही। अभी देखें, ये मॉड्यूल 1, लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड टू लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसमें ये होगा कि अभी आप इसमें लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज और टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज दोनों के बारे में बात होगी। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल 1 में टोटल यूनिट्स हैं 18 और हम कवर करेंगे उसको यूनिट वाइज। कुछ यूनिट शॉर्ट है, कुछ यूनिट लेंथी है। इतने भी लेंथी नहीं है तो हम उनको उस हिसाब से 2 वीडियोस में और 1 वीडियो में रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखेंगे, इतना लेंथी भी ना हो और इजीली आप पिक भी कर लें। तो फर्स्ट है पार्ट 1, डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, यूनिट 1, ग्रामर। अभी ग्रामर के बारे में आपको 3 चीजों में वो आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और 3 चीजों में ये है कि नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी सब कैटेगरीज, जो मैं आज कवर कर लूंगा, बताऊंगा कि आपने अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, सब कैटेगरीज को कैसे टेस्ट किया जाएगा और उसकी सारे टेक्निक्स और उसको अपने नोट मेंटेन करने में आपको मैं एक गाइडलाइन दूंगा। सेकंड है फॉर्म्स, ओके, लैंग्वेज फॉर्म्स, वो उसमें चेक करेंगे। सेकंड पेज, थर्ड पेज पे आएगा लैंग्वेज फॉर्म। और फिर उसका है यूज ऑफ टेंसेस, उसमें आपको वो चेक करेंगे। ये 3 एरियाज ये ग्रामर में आपको चेक करेंगे। ग्रामर में लगभग आपके 10 to 15 क्वेश्चंस ग्रामर के एरिया से दे सकते हैं, मे बी 16-17 तक हो जाए, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये है सबसे वास्ट एरिया जहां पे आपको ये एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे इसकी भी मैं आपको बता देता हूं बाद में। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ये डिफाइन करते हैं ग्रामर को कि भाई ग्रामर क्या चीज है। ग्रामर रेफर्स टू हाउ वी कंबाइन, ऑर्गेनाइज एंड चेंज पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंग। मतलब क्या हुआ, ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, मुख्तलिफ किस्म के जो वर्ड्स हैं उसको हम कंबाइन करते हैं, नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। और एक नए वर्ड्स बनाते हैं जिसकी वजह से हम मीनिंग में इजाफा करते हैं, इसकी मीनिंग में इजाफा हो जाता है। कैसे होगा ये बात में हम डिस्कस करेंगे। और ये चीजें जो है ना, ये आपको सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया नहीं है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो बताऊंगा कि उसमें आपने एग्जाम में वो आएगा। ये है कि भाई आप बिल्डअप करें अपनी अंडरस्टैंडिंग एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, ग्रामर क्या चीज है। We use grammar unconsciously when we speak, listen, read or write. हम यूज करते हैं ग्रामर को गैर इरादी तौर पे, अनकॉन्शियसली हम यूज करते हैं अगर हम बोलते हैं, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग और राइटिंग में। We also use it particularly as teachers to describe language. और टीचर्स होने के नाते हम इसको लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए हम ग्रामर यूज करते हैं। We do this by referring to its forms and its uses. Forms and uses हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए सिर्फ ये करें, जहन में रख लें अभी कि हम ये ग्रामर को यूज करते हैं कि जब हम बात करते हैं फॉर्म्स की और इसके यूजेस की, इस्तेमाल की। ग्रामर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड यूजेस। ग्रामर में बहुत तरह के फॉर्म्स और यूजेस इस्तेमाल होते हैं। अभी आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जिसको कहते हैं की कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से सारे इसके जो यूनिट है वो इस फॉर्मेट में जाएंगे। पहले इसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी उस टॉपिक की, उसके बाद आएगा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि भाई जो की एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इसके, उसके बारे में बात होती है। व्हाट आर ग्रामेटिकल फॉर्म्स? These refer to how words are made up and presented in a speech or writing. Grammatical form क्या है? जिस तरीके से वर्ड्स को बनाया जाता है, जोड़ा जाता है और प्रेजेंट किया जाता है स्पीच में या राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, the form of plural of regular noun in English is base word or words. The form of gerund is infinitive. अभी बेस वर्ड जो है ना, फॉर्म ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश इज बेस वर्ड। बेस वर्ड वो होता है जो इनिशियल ओरिजिनल वर्ड होता है, ठीक है। जेरंड क्या होता है? जेरंड मैं आपको बाद में इसकी तफसील बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे आएगी। तो उसके अभी अभी इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम अपने टॉपिक से डिविएट कर जाएंगे। We can identify grammatical forms in parts of speech, grammatical structures and words that contain prefixes, a group of letters added in the beginning of the base word, or suffixes, a group of letters added in the end of base word. जो लोग आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे कि भाई प्रीफिक्सेस क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो हम लेटर्स जो है ना हम किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगा देते हैं, सफिक्सेस वो होते हैं जो किसी के वर्ड के एंड में हम लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। नेक्स्ट यूनिट जो है लेक्सिस, उसमें हम इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। There are 9 parts of speech in English. ये है अभी जो एरिया जिसमें आपका टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहले 7 क्वेश्चन होंगे वो इसमें से आएंगे। इसमें है नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस एंड एक्सक्लेमेशंस। ये चीजें, ये जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको पता होना चाहिए और इसके सब कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। A part of speech or word class describe how words behave in sentence. अभी parts of speech का जो है ना वो इसका फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये हमें एक सेंटेंस में बताता है कि वर्ड्स हाउ दे बिहेव। हर एक लफ्ज की, हर वर्ड की जो इसका होता है, क्या है अपना, एक सेंटेंस में एक वर्ड कैसे एक्ट करता है, उसकी क्या हैसियत है इस सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, वो चीज हम जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिगर आउट कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। How they operate and combine grammatically with other words, for example in English. अभी ये आपको दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल की, जिस तरह
A noun can act as the subject of a verb, but an adjective by itself cannot. Noun जो है ना वो subject of subject के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन adjective को अकेला नहीं यूज कर सकते. Like अभी यहाँ पे देखें, the tall girl ran very fast, but not tall ran very fast. ठीक है, तो tall अभी एडजेक्टिव है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते, बट नाउन को हम कर सकते हैं. इस तरह एडवर्ब के बारे में बात की है, फिर नाउन के बारे में बात की है आगे. ठीक है, ये आप देख लें अपने तौर से, इसको समझ लें. फिर बात करते हैं, द फॉर्म ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव इन अ सेंटेंस. अभी ये बात जो है ना आपको नोट करनी चाहिए, ये समझने की बात है. इसमें यह है कि द फॉर्म ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सब कैटेगरीज होती है. वो जो है ना इसके इस्तेमाल फंक्शन के लिहाज से एक सेंटेंस में एक जगह उसके एक तरीके का फंक्शन होगा, दूसरी जगह इसका दूसरे तरीके का होगा. और वही एक कंफ्यूजन वाला एरिया होता है जिसमें आपको ये चेक करते हैं. Why? Because they want to know how much you know about the language. इसलिए कि ये तो टीचिंग का एग्जाम है और आपने टीचर बनना है, तो आप जब टीचर बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके फंक्शन कैसे चेंज होते हैं जब वही अल्फाज आप किसी दूसरे सिचुएशन में यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, those two sentences show different forms of the adjective old. अभी ओल्ड एडजेक्टिव के टू डिफरेंट फॉर्म्स आपको ये बताते हैं टू डिफरेंट सेंटेंसेस में. द बॉय थॉट ही वुड नेवर ग्रो ओल्ड एंड ही इज ओल्डर देन मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स. अभी अब देखें, ओल्ड वर्ड ओल्ड है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में इसके मीनिंग जो है ना वो डिफरेंट आते हैं. अभी हम जाके देते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये है नेक्स्ट पेज, इसको मैं ठीक है. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके. अभी देखें, ये सेकंड पेज है. आपके पास अगर बुक हो तो आप उसको बाद में फॉलो कर सकते हैं. बुक आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए और आपके पास नोटबुक होनी चाहिए. The table below shows the function of the different parts of speech. It also shows how most of parts of speech can be broken down into subcategories. अभी ये जो सब कैटेगरीज की बात होती है, इस पे आपको उन्होंने चेक करना है, यही चीज एग्जामिनेशन में आएगी. और वैसे भी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब हम सेंटेंस में देखते हैं डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, हर वर्ड का एक नाम है और इसका एक फंक्शन है, और वो चीज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलती है. नाउन्स जिस तरह के बताया कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ऑल इनकी कैटेगरीज एग्जाम्पल दिया हुआ है. फंक्शन इसका ये है, वी नेम, टू नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स. अभी यहां तक तो नाउन की बात सही है, हमें ये आमतौर पे पता चलता है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. दैट्स द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हमें याद कराई जाती है बचपन से, सबको याद है. लेकिन बाद में क्वालिटीज के लिए भी आइडियाज और एक्टिविटीज टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो इस्तेमाल आता है इसका सब कैटेगरी की वजह से.
सब कैटेगरी कौन सी है अभी देखो, यहाँ पे है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव। काउंटेबल, अनकाउंटेबल पता होगा आपको, प्रॉपर, कॉमन पता होगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव बहुत कम लोग को इसकी जानकारी होगी या पता होगा इसके बारे में। बहरहाल अभी आपने क्या करना है, आप इसको, ये सब कैटेगरीज ऑफ नाउन जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। लिस्ट होती है इसकी, लिस्ट डाउनलोड कर लें जिसमें सारी इस ये मेंशन हो, इसके साथ जो है ना इसकी डेफिनेशन हो, और इसको वो एक सेंटेंस में इसको यूज किया गया हो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भी इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, कौन सी पोजीशन पे आता है, ऑर्डर इसका क्या है, और ये इसका रोल क्या है सेंटेंस में। लाइकवाइज अभी आप वर्ब देख लें, वर्ब में आपको फिर आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, पार्टिसिपल, जेरेंड्स, इंफिनिटिव्स, मॉडल्स, मल्टीपल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव। इनके बारे में आपको फिर पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट्स इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इररेगुलर, और उसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स। तो अगर आप ये डाउनलोड करें, इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रामर बुक में, स्टैंडर्ड ग्रामर बुक में देख लें, आपको मिल जाएंगी ये चीजें। लेकिन ट्राई करें कि जो ग्रामर बुक आप यूज करना चाहते हैं वो अपडेटेड हो, अप टू डेट हो। ये नहीं है कि पत्नी हमारे दादा जान अल्लाह बख्शे उनको, वो क्या है अपना यूज करते थे, या वो ओल्ड ग्रामर जो आउटडेटेड है उनको यूज ना करें। ट्राई करें कि अपडेटेड जो रिसेंटली एडिशन है उनके आपको इजीली मिल सकते हैं, मर्फी के हैं, और इस ग्रामर में कोई रिकमेंड नहीं करता कि भाई ये है, आपकी अपनी मर्जी है जो सी भी आपको, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको ये सारी चीजें डेफिनेशन मिल सकती है। दूसरी बात ये है, अगर आप ग्रामर बुक नहीं कर सकते तो आजकल तो गूगल पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं सारे, और आपको लिस्टें मिल सकती है इसकी। तो आपने इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बनाने हैं नोट्स, और इसको समझना होगा कि एक सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है। इसलिए कि वो आपको नाम और इसके फंक्शन, ये चीज आपको वो चेक करेंगे आपकी पेपर्स में। लाइकवाइज इफ यू सी adjectives, adverbs, determiners, preposition, pronouns, conjunctions, exclamation, ये भी, तो ये ठीक ठाक आपको कोई टाइम लेगा, इतने जल्दी आप इसके नोट्स नहीं बना सकेंगे, इस पे टाइम लेगा, लेकिन आपने अपने नोट्स बनाने। I hope that this is clear to you that this is the first part where they will be testing you in the paper. After that we will move to the next part, and the next part is about which I told you a while ago, second thing which they will be testing you in. The second area they will be testing you in is about structure and forms. We also see different grammatical forms in grammatical structure. For example, the arrangement of words into patterns, which have meanings. There are many grammatical terms to describe different grammatical structure. Here are some examples. Now, structure देखें, अभी अगर इसको आपने easily समझना हो, what's the difference between structure and form? So आप ऐसे कर लें कि भाई हम कहते हैं कि भाई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। अभी ये बिल्डिंग जो है ना, ये कोई घर है, या कोई फैक्ट्री है, या कोई ऑफिस है, या कोई सुपरमार्केट है, वो इसकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो अभी इस तरह भी देखें, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी एंड प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, ही वॉज रनिंग, ये तो एग्जाम्पल है, इजिली हम समझ सकते हैं। लेकिन अब हम इसकी फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस past tense of the verb to be plus ing form of the verb. He was running. इस तरीके से वो आपको ये टेस्ट आप कर लेंगे, आपको कहेंगे मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस आपको दे देंगे, 2 question 3 क्वेश्चन will be there like that.
और वो कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको ये इस तरह की एक फॉर्म दे देंगे, दूसरी आप अनदर फॉर्म दे देंगे पैसिव की, या कोई पास्ट परफेक्ट की दे देंगे, या पास्ट सिंपल की दे देंगे। और उन तीन में से आपने देखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, इसकी कौन सी फॉर्म है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई टेंसेस की फॉर्म और साथ में पैसिव वॉइस की फॉर्म्स कैसे बनती है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, कंट्रास्ट क्लासेस, कंपैरेटिव, इसमें आपको वो टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट जो होगा वो टेंसेस में होगा और पैसिव वॉइस की फॉर्म्स में होगा। पैसिव वॉइस की 20% चांसेस है कि वो क्वेश्चन दे दें, ज्यादातर जो है ना वो टेंसेस में चेक करते हैं। ठीक है, तो वो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं उस लिहाज से। अभी आ जाते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिस तरह के हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल वी फाइंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर not just in different forms of parts of speech but also at the level of sentences, phrases and clauses. We can also talk about how words are formed through words building. One important way in which English forms words through the use of two kinds of affixes. Sorry. A group of letters, affixes, a group of letters at the beginning or the end of word. Affixes, और इसको हम कहते हैं affixation. अभी आप एक चीज और नोट कर लें, जहां पे भी आपको बोल्ड लेटर्स में किसी वर्ड, कोई वर्ड इन्होंने दिया हुआ हो, उसको आप इग्नोर ना करें, उसके डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और ये आपको ग्लॉसरी पे मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे, आप डिक्शनरी में भी दे सकते हैं, गूगल भी कर लें। इनके लिए आप ऐसे करें कि एक सेपरेट आप नोटबुक बनाएं जिसमें आपको डेफिनेशंस जो यहां पे मेंशन है, इसमें ही आपका टेस्ट होगा। तो उसकी जो डेफिनेशन है और यूज है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी साथ में। अफिक्सेशन, अभी हम जब प्रीफिक्स बनाते हैं या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, सॉरी, या सफिक्स ऐड करते हैं किसी वर्ड के साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन में प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी दोनों आते हैं। ठीक है, prefixes and suffixes. Affixes can give grammatical information showing whether a verb is singular, for example, or making tense parts of the verb. Anyhow, ये आप देख लें एक्सप्लेनेशन इसकी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ साथ में। उसके बाद आते हैं कि भाई ग्रामर, व्हाट अ ग्रामेटिकल यूज। अभी ये तीसरा एरिया जहां पे आपको ये टेस्ट करेंगे वो है ग्रामेटिकल यूज। Grammatical uses refer to how grammatical structure are used to convey, communicate meaning. अभी grammatical uses किसको कहते हैं कि grammatical structure जो है वो meaning को कैसे convey करता है, किसको समझ आती है कि मैं past के बारे में बात कर रहा हूँ, कि future के बारे में, कि present के बारे में। अभी वो चीज जो है ना वो grammatical structure के थ्रू हम जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। A particular grammatical structure, for example, present continuous or progressive, does not always have the same meaning. अभी एक present continuous हो गया, ये एक तरीके से नहीं यूज होता, इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। Likewise, present simple हो गया, उसका एक यूज नहीं है, मुख्तलिफ यूजेस। Its meanings and use comes from the context in which it is used. और इसके जो context कहते हैं situation को। ठीक है, तो context को वर्ड जो है ना ये मैक्सिमम यूज होता है यहाँ पे TKT में, और इसको मतलब ये situation, एक दी गई situation के मुताबिक। तो इसके जो मीनिंग्स हैं वो चेंज होते हैं सिचुएशन के मुताबिक। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं एक ही टेंस के। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, शी इज डूइंग हर होमवर्क माइट बी ए। नाउ अभी एक सेंटेंस है, शी इज डूइंग हर होमवर्क नाउ, एट द मोमेंट। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज फॉर एक्शन दैट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। ओके, सो इसको हम कहते हैं एक यूज। कोई काम, कोई एक्शन एक वक्त पे जब हो रहा होता है,
Okay, continue with it. B, she has decided to do her homework at specific time in the future. The reader or listener understands from the context that this refers to an arrangement for the future. The question, what is she doing this evening? The present continuous use for form, plans and intention. Now, अभी continuous है. For example, मैं बोलता हूँ कि भाई tomorrow I'm going to have a meeting tomorrow. I'm going to have it. Continuous use कर रहा हूँ, but tomorrow, कल के बारे में. What is she doing this evening? What are you doing this evening? Okay, so इसका अभी present continuous है, लेकिन future के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी इसका दूसरे use हो गया. इसके बाद आता है C, she has improved her study habits and regularly does her homework, which she didn't do before. The present continuous use for temporary actions happening around the time of speaking. She has improved her study habit and regularly does homework. Now, ये चीज तासुर भी से impression आप ले सकते हैं कि भाई she is doing her homework now, मीन के पहले वो नहीं करती थी लेकिन अभी वो यूज हो गई है, इसलिए अभी वो ये होमवर्क करने के लिए और अभी वो होमवर्क में लगी हुई है, काम कर रही है. राइट, सो अभी इस तरीके से एक टेंस के मुख्तलिफ यूज होते हैं और वो आपको इसमें टेस्ट करेंगे कि भाई आपको टेंसों के मुख्तलिफ यूजेस आते हैं कि नहीं, और इस एरिया में आपको चेक करेंगे. ये है लास्ट एरिया ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे वो आपको चेक करेंगे. अभी आप यहाँ पे इसकी मिसाल ले सकते हैं. देखें इस एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल. सो अभी अगर आप देखें प्रेजेंट सिंपल को हम यूज करते हैं ए बी सी डी ई. 5 तरीके से इसको यूज किया जाता है, 5 डिफरेंट तरीकों से इसको हम यूज करते हैं. नंबर ए, टू डिस्क्राइब अ प्रेजेंट स्टेट, I live in London. B, to describe actions or situation which happen repeatedly but which might not be happening at the moment. So कुछ एक्शन, कुछ चीजें जो मैं करता हूं रेगुलरली, बट अभी जब मैं बात कर रहा हूं उस वक्त मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिए भी यूज, जिस तरह क्या है, आई रीड न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स. ये मेरी आदत है, मैं करता हूं, तो मैं अभी उस वक्त कर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं हाँ मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं मैगजीन पढ़ता हूं, तो मैं अपनी एक आदत के बारे में बात कर रहा हूं. प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं इसके बारे में. सी, रेफर टू फ्यूचर इन schedule timetable or schedule timetable. The plane leaves at 10:30. All right. So एक टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेन जा रही हो, बस जा रहे हो, और या कोई प्लेन जा रहा हो, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. जो शेड्यूल है या स्केड्यूल है, जो एवरीडे हैपन, आई मीन एवरीडे इट इज हैपनिंग. ओके, सो इसको हम कहते हैं the plane leaves at 10:30, the train leaves at 6:30, right? Something regularly. Next, to tell a story, to get the bus stop early and start talking to the other people suddenly, you know, अभी यहाँ पे जब आप किसी स्टोरी के बात कर रहे हैं, कभी कोई इस तरह का कोई वाकया हो गया, मैं गया वहां पे तो क्या देखता हूँ कि एक बंदा आता है, मुझसे बात करता है, मुझसे पूछता है कि क्या हुआ. तो अभी वो जब मैं बात कर रहा हूँ कि वो मुझसे जो पूछ रहा था सब कुछ, मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल. और इंग्लिश में हम इस तरह कहते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल आई से yesterday I went to the market and what I see, there is a person comes up to me and asks me what was my name. So what is my name, sorry, then अभी मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कल के बारे में. तो जब आपने एक स्टोरी बतानी हो, आप हिस्ट्री की बात कोई कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वो प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं उसके बारे में. ठीक है. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ कमेंट्री. अभी कमेंट्री से आप तो सब लोग वाकिफ हैं, साउथ एशिया में क्रिकेट तो खेली जाती है सारी, तो उसमें जब आप वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहते हैं भाई, सिद्धू बाजी कहते हैं कि भाई वो he comes in balls and it goes for 4, comes in balls and goes for 4, present simple.
राइट। सो इसी तरीके से वो आपकी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर के बारे में इतनी नहीं, वो इजीली हो सकता है, जो कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ टेंसेस है। तो होपफुली ये एरिया भी आप प्रिपेयर करें कि भाई टेंसेस के यूज कौन से हैं, इसमें आपको वो टेस्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है, फिर उन्होंने एडवर्ब बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये वो एरिया है जहां पे वो आपको टेस्ट करेंगे। तो 3 एरियाज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने नोट्स बनाने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सब कैटेगरीज के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, और यूजेस के बारे में टेंसेस के। ये 3 एरियाज आप प्रिपेयर कर लें। तो इसके बाद आता है की कॉन्सेप्ट इन द लैंग्वेज टीचिंग इन द क्लासरूम। इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि ये फिर लेंथी हो जाएगा और मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहता हूं। तो देखता हूं, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर लूंगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 जो एरियाज हमने डिस्कस किए हैं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। So see you in the next video for the second part of the grammar, and likewise the grammar topic will be covered in 2 parts.